दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं, ये जो वीडियो होने वाली है वो आपके 11 साइंस वालों के, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम के हमारे जो दोस्त थे उनके लिए होने वाली है। अब यहाँ पे चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, बता ये देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लिए जो टारगेट लाइक है वो 500 लाइक्स है, वहीं अगर कमेंट है 200 क्या कमेंट्स आपके क्या है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहते हो नॉवल की वीडियो आए, साथ ही साथ अगर आपकी राइटिंग स्किल की वीडियो आए तो फटाफट ये टारगेट कंप्लीट कर दो, अगली वीडियो आपकी ही क्या होने वाली है। और साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें आ रही है और ये जो नोट्स है वहीं आपको क्या मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे साथ एक एक करके देखते जाना, पूरी वीडियो देखना, आपको चीज समझेंगे। अब अप्रिसिएशन ऑफ पोएम की अगर मैं बात करूं तो आज हम 3 पोएम करने वाले हैं। सबसे पहले होने वाला आपका चेरी ट्री, ठीक है, दूसरा होने वाला है सोवर वाला, और तीसरा जो होने वाला अनदर स्काई, दी अनदर स्काई, देयर इज अनदर स्काई। ठीक है, ये वाला क्या पोयम, ये तीनों ही पोयम आज की डेट में हम क्या करने वाले, कवर क्या करने वाले दोस्तों। सबसे पहली चीज यहां पे अगर मैं बात करूं, अब हम जब टेस्ट साइड में थे तो हमें फायदा क्या था, हमें फायदा ये था कि टाइटल पोयम का और साथ ही साथ जो पोएट का नाम था वो हमें क्या आता था, जिससे हमारे वहां पे 1 मार्क्स क्या फिक्स हो जाते थे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं 11th साइड में जब आ रहे हो आप तो ये चीजें आपकी क्या हो गई, आपकी चेंज हो चुकी है। मतलब अब आपको 11th 12th में टाइटल और पोएट का नाम नहीं दिया रहेगा, पोएम के आपको जो क्वेश्चन होगा अप्रिसिएशन का उसमें नहीं दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पोएम कौन सा है, कहां है, किस तरह से। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी जो अप्रिसिएशन है आपके 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, और पैटर्न भी चेंज है। पहले हम पोएम का टाइटल और पोएट का नाम लिखते थे, राइम स्कीम लिखते थे, फिर फिगर ऑफ स्पीच लिखते थे, फिर सेंट्रल आइडिया लिखते थे, बस। बट आज चीजें चेंज है। चेंज क्या है, सबसे पहली चीज आपको टाइटल ऑफ द पोएम एंड पोएट लिखना पड़ेगा। पोएम किस चीज के बारे में, ये चीजें आपको लिखनी है। साथ ही साथ थीम जो है पोएम का वो आपको लिखना पड़ेगा। अब पोएम में स्पेशल फीचर्स क्या है पोएम के वो आपको मेंशन है, पोएटिक डिवाइस क्या है पोएम का, और साथ ही साथ आपका ओपिनियन क्या है पोएम में, ये चीजें आपको क्या मेंशन करनी है। मतलब जब भी आप अप्रिसिएशन लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो पॉइंट्स आपकी कवर अप होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो अप्रिसिएशन होगा वो अप टू द मार्क होगा। क्लियर है, चलो अब एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहला चीज आता है क्या, आपका कौन सा पोएम आता है, द चेरी ट्री आता है। कौन सा आता है दोस्तों, द चेरी ट्री। अब सबसे पहली चीज सर, अगर यहां पे पोएम आता है द चेरी ट्री का, हमें आपने बताया कि पोएम का टाइटल नहीं आने वाला है, पोएट का नाम नहीं आने वाला, तो सबसे पहली चीज अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पोएम का ये पोएम है कौन सा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हमारे पास PCMB है, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपके पास OCM इको है, BK है, SP है, मैथ्स है, फिर उसके बाद अगर आप आर्ट्स के तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो यहां पे एक पोएम लर्न करने बैठोगे तो यह टाइम आपका बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, तो टेंशन क्यों लेना है। जब आपके साथ गिरी ट्यूटोरियल्स है तो देखो आपके लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे द चेरी ट्री है तो मैं कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूं, वो कीवर्ड्स ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, चेरी सीड आ गया, आया कि नहीं आया, आया सर। तो देखो यहाँ पे चेरीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। फिर उसके बाद यहीं पे आपको ना बेरीज भी देखने मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर दो, यहीं पे अगर मैं चेरीज हो गया, आपका चेरी हो गया। आपको जब कभी भी आपके इसमें चेरी आ रहा है, चेरीज आ रहा है, तो हमेशा ध्यान में रख लेना ये कौन सा वाला पोएम है, ये आपका द चेरी ट्री वाला पोएम है। कौन सा वाला पोएम है, चेरी ट्री वाला क्या पोएम है। क्लियर हो गया, तो हमेशा याद रखना क्या, चेरीज आया तो इसका मतलब कौन सा पोएम है, द चेरी ट्री वाला पोएम है। कौन सा वाला पोएम, द चेरी ट्री वाला क्या पोएम है। क्लियर हो गया, अब यहीं पे चलो अब नेक्स्ट हमारे इस पे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज पोएम का टाइटल क्या आएगा, द पोएम टाइटल्ड एज, पोएम का टाइटल क्या है, द चेरी ट्री। अब पोएट कौन है, पोएट का रस्किन बॉन्ड है, पोएट का नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड। याद कर लो, चेरी और चेरी तो कौन सा पोएम, चेरी ट्री वाला पोएम। ठीक है, पोएट का नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड है। अब रस्किन बॉन्ड के बारे में आप कुछ चीजें याद रख लो कि रस्किन बॉन्ड ने 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी, कितनी, 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। इन्होंने ऐसे लिखा है, नॉवेल्स लिखे, ठीक है, और 30 से भी ज्यादा बुक क्या चिल्ड्रंस के लिए लिखी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आप नोट्स ऐसे बना सकते हो, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है, 100 शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एसेज लिखा है, ऐसे ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नॉवेल्स लिखे हैं, फिर आपकी 30 से भी ज्यादा क्या आपकी इन्होंने बुक चिल्ड्रंस के लिए, 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या याद रख सकते हो। अब इनकी जो पहली
पहली जो बुक नॉवेल थी उसका नाम क्या था? द रूम ऑन द रूफ। क्या? द रूम ऑन द रूफ। सबसे पहला पोएम का। अब ये मैंने आपको किसके दिया? पॉइंट वाइज दिए ताकि आपको लर्न करने में इजी हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है? द टाइटल ऑफ द पोएम द चेरी ट्री इज रिटन बाय द पोएट रस्किन बॉन्ड हु हैज रिटन 100 of short stories, essays, novellas and more than 30 books for children. His first novel was named as The Room on the Roof. ठीक है, ये हो गया आपका पहला काम खत्म। ठीक है, इस तरह से चीजें लिखनी है। दूसरा क्या? अबाउट द पोएम। अब अबाउट द पोएम, पोएम है किसके बारे में? पोएट है, पोएम है पोएट के हैप्पीनेस के बारे में। किस चीज को लेकर? एक जो ट्री उन्होंने क्या 8 साल पहले लगाई थी। क्या? 8 साल पहले क्या किया था? उसका बिया क्या किया था? आपका बोया था, सीड क्या उन्होंने क्या प्लांट किया था, और आज वो क्या हो गया? बहुत क्या बड़ा हो गया। तो उसी को लेकर वो बहुत ज्यादा क्या खुश है। ठीक है, तो देखो द पोएम टाइटल एज द चेरी ट्री इज रिटन बाय द फेमस पोएट रस्किन बॉन्ड हु हैज रिटन 100 ऑफ आपके क्या लिखे उन्होंने? शॉर्ट स्टोरीज, essays, novellas, and more than 30 books for the children. His first novel was named as The Room on the Roof. Clear हो गया? The poem is all about the poet's happiness about the tree, which took 8 years to grow. समझा? पोएम क्या? पूरा पोएट के हैप्पीनेस के बारे में, एक ट्री को लेकर जो उन्होंने 8 साल पहले क्या प्लांट किया था और उसको उगने में 8 साल क्या पूरे लग गए। क्लियर हो गया? और वो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं? वो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर्स। वो अपने वंडर क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि किस तरह जो नेचर में जो चमत्कार होते हैं उसके बारे में वो एक्सप्रेस करें, और साथ ही साथ वो किस तरह से एक जो चेरी ब्लॉसम होता है वो फ्रेगाइल होता है। फ्रेगाइल मतलब क्या होता है? जो इजिली डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब बहुत नाजुक। ठीक है, एंड क्विक टू फॉल, जो आसानी से क्या हो जाता है? आपका झड़ जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। तो आपको क्लियर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है सबसे पहली चीज, अब इन्होंने क्या दिया? थीम ऑफ द पोएम। सीधा सीधा जो चीजें मैंने पहले बताई वही चीज यहां पे रिपीट है, तो 2 बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्या? अब यहां पे क्विक टू फॉल, अब यहां पे आपको सिर्फ एक पॉइंट याद करना है। क्या मैंने क्या बताया? ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर्स, एट द वे द नेचर एंड द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रेग्रेंट एंड क्विक टू फॉल। और साथ ही साथ वो क्या शोकेस करें? एक जो चेरी ट्री का जो स्ट्रगल था उगने में, उसको क्या वो डिपिक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब स्पेशल फीचर क्या है? स्पेशल फीचर में याद रखोगे, द स्पेशल फीचर इन द पोएम इज दैट द पोएम इज अ नैरेटिव पोएम। पोएम को कोई नरेट कर रहा है? हाँ, कौन नरेट कर रहा है? पोएट क्या नरेट कर रहा है, और साथ ही साथ पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? हर एक जो एस्पेक्ट नेचर का उसको डिस्क्राइब कर। तो इसको लिखोगे कैसे? द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोएम इज दैट इट इज अ नैरेटिव पोएम एंड द पोएट डिस्क्राइब्स द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द नेचर। क्लियर हो गया? अब फिगर ऑफ स्पीच आप कैसे लिखोगे? द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच to beautify the poem to the next standard, to the next level या फिर next standard। ठीक है, such as alliteration, antithesis, personification and climax। हो गया आपका काम, easy हो गया। अब मैसेज आपको क्या मिल रहा है पोएम से? पोएम से आपको मैसेज मिल रहा है कि we should enjoy our life and live happily। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमें क्या खुश रहना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मुस्कुराते हुए सारी मुश्किलों का क्या करना चाहिए? सामना क्या करना चाहिए। ये चीज यहाँ पे कौन बता रहा है हमें? आप पोएम क्या बता रहे? अभी पोएम आपको कैसी लगी? तो आप लिख सकते हो, आई लाइक द पोएम वेरी मच, इट मोटिवेट्स मी टू लिव द लाइफ हैप्पीली। अब साथ ही साथ ऐसा कोई भी बैरियर नहीं आता जो मेरी खुशी को क्या रोक सके। तो इस तरह की चीजें मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं। देखो एक बार फटाफट बता देता हूं। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द चेरी ट्री इज रिटन बाय द फेमस पोएट रस्किन बॉन्ड हु हैज रिटन 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेस, नॉवेलास एंड मोर देन 30 बुक्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ। क्लियर हो गया? बस। अब पोएम है किसके बारे में? द पोएम इज ऑल अबाउट द पोएट्स हैप्पीनेस ओवर ट्री व्हिच ही प्लांटेड दैट टुक। क्या ये जो पोएम है पूरा एक पोएट के हैप्पीनेस के बारे में। किस चीज को लेकर? एक ट्री को लेकर जो उन्होंने प्लांट किया था और जिसे उगने में कितने साल लग गए? आपके 8 साल लग गए। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपनी जो फीलिंग्स है, जो नेचर के जो चमत्कार उसके थ्रू क्या करें? एक्सप्रेस करें, और साथ ही साथ वो चेरी ब्लॉसम के बारे में बता रहे हैं, वो कितना नाजुक है और कितनी जल्दी क्या जाता है? चला क्या जाता है। क्लियर हो गया? अब साथ ही साथ यहाँ पे वो क्या डिस्कस करें? वो साथ ही साथ ये बता रहे कि he also states the struggle of the cherry tree which the tree faced while continuing growing। ठीक है, तो स्पेशल फीचर में रख लो। The special feature of the poem is that the poem is in a narrative poem and describe the aspects of the nature। क्लियर हो गया?
The poet has used many figures of speech to beautify the poem, such as alliteration, antithesis, personification, and climax. ठीक है? The message which poem gives to us is we should enjoy the life and live happily without worrying about the worries which we face in our daily life. And there is no kind of barrier which can stop our happiness. ठीक है? To continue our life. ठीक है? आप इस तरह से लिख सकते हो और पोएम आपको किस तरह से अच्छी लगी वो चीज आप लिख सकते हो. मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर है. अब आते हैं 2 ओवर. अब सबसे पहली चीज पोएम आइडेंटिफाई कैसे करें वो चलो एक बार देख लेते हैं. सबसे पहली चीज, ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चेरी बेरी, देखो बेरी भी है, देखो चेरी बेरी चेरी बेरी चेरी, तो चेरी बेरी आपको तो समझ जाना ये चेरी ट्री वाला पोयम है. अब द सोवर बहुत ज्यादा इजी है. ये फार्मर के बारे में. तो सबसे पहली चीज, फार्मर क्या करता है? सो करता है कि नहीं सो करता है? ठीक है, तो याद कर लेना है. देखो 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 क्या है. अब यहां पे जब बात करो तो सनलाइट एक याद कर लो, ट्विलाइट याद कर लो, सनलाइट ट्विलाइट सनलाइट ट्विलाइट. देखो सो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप इस तरह से क्या चीजें क्या याद कर सकते हो. सो दिख रहा है आपको, ट्विलाइट दिख रहा है, सनलाइट दिख रहा है. ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हो गया बस. सो सनलाइट ट्विलाइट और रीप, ये चारों में से अगर कोई भी एक वर्ड दिख रहा है तो इट मींस दैट कौन सा वाला पोयम है? द सोवर वाला पोयम है. कौन सा वाला पोयम है? द सोवर वाला क्या पोयम है. क्लियर हो गया? क्या है? सनलाइट ट्विलाइट सो और रीप आपको दिखा तो मतलब कौन सा वाला पोयम है? ये आपका सोवर वाला पोयम है. क्लियर हो गया? अब चलो फटाफट द सोवर कंप्लीट करते हैं. पोयम का टाइटल क्या है? द सोवर. अब यहां पे देखना, पोयम लिखा किसके द्वारा है? तोरुलता दत्त द्वारा. किसके द्वारा? तोरुलता दत्त द्वारा. ये क्या एक बंगाली पोएट है. क्या एक बंगाली पोएट है? इनको प्यार से टोरू भी बोला जाता है. क्या बोला है? टोरू टोरू. ठीक है, तो आप लिखोगे द पोएम टाइटल एज द सोवर इज रिटन बाय द फेमस पोएट तोरुलता हु इज अ बंगाली पोएट एंड आल्सो नोन एज टोरू. क्लियर हो गया? अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे भारत देश की पहली क्या है इंडियन पोएटेस है जिन्होंने आपके इंग्लिश और फ्रेंच में भी क्या चीजों को लिखा है. ठीक है, तो याद रख लो. फिर साथ ही साथ ये जो पोयम है एक्चुअली ट्रांसलेट किया इन्होंने, और ये पोयम किसकी थी? विक्टर हुगोस की पोयम थी. किसके? विक्टर हुगोस की क्या पोयम थी? तो याद कर लो, द पोयम टाइटल एज द सोवर इज रिटन बाय द पोएटेस तोरुलता दत्ता हु इज अ बंगाली पोएटेस एंड आल्सो नोन एज टोरू. ठीक है, शी इज द फर्स्ट इंडियन पोएटेस हु हैज रिटन इन इंग्लिश एंड फ्रेंच. ठीक है, साथ ही साथ दिस पोयम इज बेसिकली इज अ ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर हुगोस पोयम. क्लियर है? अब पोयम किसके बारे में? पोयम बेसिकली फार्मर के बारे में, फार्मर के हार्डवर्क के बारे में, जो क्या कर रहा है, आपकी बी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सो कर रहा है, यानी सीड्स क्या कर रहा है, सो कर रहा है. क्लियर हो गया? पहले आप चलो टाइटल क्या है? सो. कैसे पता चलेगा? सो आया, सनलाइट आया, ट्विलाइट आया, रीप आया, तो कौन सा वाला पोयम है? द सोवर वाला पोयम है. क्लियर हो गया? अब पोएट कौन है? तोरुलता दत्ता. इनको क्या बोला जाता है? टोरू भी बोला जाता है. ये कौन सी पोएट है? बंगाली पोएट है. ये पहली इंडियन पोएटेस है जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में भी क्या चीजें लिखी है. अब ये जो द सोवर पोयम है बेसिकली ट्रांसलेशन है किसके? विक्टर हुगो के पोयम का. क्लियर हो गया? ठीक है, अब पोयम किसके बारे में? द सोवर. सोवर कौन होता है? फार्मर होता है. तो फार्मर के हार्डवर्क के बारे में, जो क्या कर रहा है, सीड्स क्या उगा रहा है. क्लियर है? अब थीम क्या पोयम का? द थीम ऑफ द पोयम इज इट इज अबाउट द हार्डवर्क ऑफ द फार्मर. ये क्या है? आपके फार्मर के हार्डवर्क क्या है, जो क्या कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है. तो इसको इस तरह से आप करो, फार्मर क्या करता है? हार्डवर्क करता है. कहां पे? अपने फील्ड में क्या काम करके. क्लियर हो गया? अब पोएट क्या देख रहा है? पोएट ये देख रहा है कि सूरज ढलने के बाद भी जो ये फार्मर है वो क्या कर रहा है? ना किसी की मदद ले रहा है, ना किसी का साथ ले रहा है, और अपना काम क्या करते जा रहा है, जो कि एक्चुअली मुझको जरूरत है. क्लियर हो गया? तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो. The poem is all about the hard work of the farmer who is working in a field after even when the sun gets down. He seeks neither help nor the company but does what needs doing. क्लियर हो गया? तो ये आपके पोएम का क्या थीम है. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्पेशल फीचर क्या पोएम का? सबसे पहली चीज, पोएम के इमेजिनरी पोएम है. क्या है? इमेजिनरी पोएम है. और ये क्या कर रहा है? एक सिंबोलिज्म टू क्रिएट सीन इन द रीडर्स माइंड. और जब इसे हम रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्या आता है? एक आपका सीन क्रिएट होता है ना, तो वही बोला गया है. तो ये इमेजिनरी पोएम मतलब बेसिकली एक इमेज हमारे सामने लेकर आ जाता है. तो आप याद कर सकते हो, द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज दैट द पोएम इज एन इमेजिनरी पोएम एंड सिंबलाइज
to create the scenes in the reader mind. ठीक है, there are many figures of speech which are used by the poet to beautify the poem, such as antithesis, alliteration, inversion and hyperbole. Clear हो गया? Message क्या दिया है? The message which the poet wants to give through the poem is that one should keep doing hard work. एक जो इंसान है उसे अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क क्या करते रहना चाहिए, उसे कभी ठहरना नहीं चाहिए। वो अपनी जिंदगी में जब तक हार्ड वर्क करेगा तब तक उसे कोई रोक टोक नहीं सकता और वो अपनी जिंदगी में क्या आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों यही चीज क्या बताए। अब पोयम आपको कैसा लगा, तो पोयम आप लिख सकते हो। अब आपका ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है, तो आप लिख सकते हो द पोयम, I like the poem very much because the poet here depicts the hard work of the farmer which he continues in his life while growing crops and even though the social life। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आप क्या बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके फार्मर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, तो वो भी आप चीज यहाँ पे लिख सकते हो कि द पोएट ट्राइड टू शोकेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्मर इन आवर लाइफ, इन द ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप लिख सकते हो। चलो एक बार फटाफट बता देते हैं। The poem titled as This Over is written by the famous poet Torulata Dutt, ठीक है, who is a Bengali poet and also known as Toru. She is the first Indian poetess to write in English and French. Clear हो गया? Poem The Sower, the poem is basically a translation of Victor Hugo's poem. Clear हो गया? The poem is all about the farmer's hard work, which a farmer's hard work who is sowing these seeds into his field. Clear हो गया? And also have seen many bad harvests. तो यहाँ पे किसके बारे में, साथ ही साथ उस फार्मर के बारे में भी जिसने बहुत ही गंदी खेती भी क्या देखी हुई है, कई बार उसने क्या फसल उगाई लेकिन फसल उगे नहीं। ठीक है, थीम क्या पोएम का, थीम है इट इज अबाउट द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर वर्किंग इन हिज फील्ड एज द पोएट वॉचेस इवन आफ्टर अ सनडाउन, ही सीक्स नाइदर हेल्प नॉर कंपनी बट डज व्हाट नीड्स डूइंग। क्लियर हो गया? ये क्या कर रहा है, फार्मर हार्ड वर्क कर रहा है, जो कि पोएट क्या कर रहा है, देख रहा है। जबकि जब सूरज ढल जाता है, नॉर्मली क्या होता है, लोग सूरज ढलने के बाद काम नहीं करते, लेकिन बंदा सूरज ढलने के बाद भी क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद आपको स्पेशल फीचर फिगर स्पीच मैसेज मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, अब देयर इज अनदर स्काई, वापस अब इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना हमें, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई। अब देयर इज अनदर स्काई। अब बेसिकली यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब इसको हम लोग लर्न, अब पता कैसे चलेगा हमें कि ये कौन सा वाला पोएम है। देखो सबसे पहली चीज क्या दिख रहा है आपको, ये नेवर माइंड, नेवर माइंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो हम और क्या याद कर सकते हैं, आपका नहीं नेवर माइंड क्या तो हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद हाँ नेवर माइंड बस क्लियर है, नेवर माइंड आया, इसका मतलब कौन सा वाला पोएम, देयर इज अनदर स्काई, तो ये वाला आपका क्या पोएम है। ठीक है, और आप बोलोगे सर आप एक एक आंसर का बता रहे हो, तो यहां पे ध्यान दो, आपका एग्जाम में पोएम आता है पूरा, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ पे। क्लियर है? अब सबसे पहली चीज, पोएम का राइटर क्या है, देयर इज अनदर स्काई। पोएट कौन है, एमिली डिकिंसन है। कौन है, एमिली डिकिंसन। ठीक है, पोएम किसके द्वारा लिखा है, पोएटस द्वारा लिखा है, जो क्या कर रही है, अपने ब्रदर को क्या कर रही है, एक मार्गदर्शन दे रही है, यानी बता रही है कि भैया जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है। क्लियर हो गया? तो याद करो, द title of the poem is There is Another Sky, which is written by the Emily Dickinson, in which the poetess is addressing her brother, जो कहां पे गया, जो abroad गया, who has gone abroad। क्लियर हो गया? The theme of the poem, पोएम का थीम क्या है, the theme of the poem is that कि the poetess क्या कर रही है, अपने ब्रदर को क्या encourage कर रही है कि भैया डिप्रेस मत हो और अपनी जिंदगी में क्या आगे बढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि अगर एक दरवाजा किसी की भी जिंदगी में बंद होते तो दूसरे दरवाजे क्या भगवान जो है वो खोल देता है। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ उसकी मदद कर रही है कि वो अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो हर एक चीज के थ्रूवर्ड्स है वो उसको क्या करे, डेवलप कर ले। क्लियर है? तो आप इसको कैसे करोगे, द पोएम टाइटल एज देयर इज अनदर स्काई इज रिटन बाय द फेमस पोएटेस एमिली डिकिंसन। ठीक है, इन विच द poetess is addressing her brother who has gone abroad। क्लियर हो गया? The theme of the poem is that the poetess encourages her brother not to get depressed and keep on moving. If one door closes, another one get opens, help him to develop a positive attitude। क्लियर है? नेक्स्ट चीज क्या दिया है, स्पेशल फीचर्स क्या है, ये बेसिकली एक इनोवेटिव अमेरिकन सोनेट है। ठीक है, अब ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है। ठीक है, जहां पे एक जो बहन है वो अपने भाई को क्या कर रही है, आपकी इंस्पायर कर रही है।
क्या करी, इंस्पायर करी, और किस मैसेज के साथ, नेवर से डाई, क्या कभी भी क्या हार माननी नहीं है, कभी भी हार माननी नहीं है। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया है, अलिटरेशन यूज किया, इन्वर्जन यूज किया गया, हाइपरबोल यूज किया गया। मैसेज क्या दे रही है, पॉजिटिविटी का मैसेज दे रहा है। यहां पे बता रहा क्या है, पोएम हमें बता रहा है कि भैया जिंदगी में कई सारे मुकाम ऐसे आएंगे जहां पे हम डिप्रेस होंगे, जहां पे हम हार जाएंगे, लेकिन हमें हारना है क्या, हार माननी है क्या, हमें हार नहीं माने, हमें जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जिस दिन हमने हार मान ली, कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ का जो किस्सा होता है वही उसी दिन क्या समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमें हमारी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना है। तो इस चीज के बारे में पोएम में क्या बताया गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब पोएम में आप और चीजें क्या ऐड कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे एक और भी दिया, आप लिख सकते हो। और एक चीज मैंने यहाँ पे आपको जो चीजें दी है वो पॉइंट वाइज दी है, लेकिन आप एग्जाम में पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे। अगर आप एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखता तो आपको 0 मार्क्स क्या टीचर दे देगी। ठीक है, आपको जो लिखना है वो पैराग्राफ वाइज लिखना, 2 से 3 पैराग्राफ बनेंगे, आप उसमें क्या चीजें क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको क्या क्या चीजें क्या लिखनी है। ठीक है, आपके अप्रिसिएशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ये चीजें मैंने बताई। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, टाइटल बताया, अबाउट बताया, थीम बताया, स्पेशल फीचर्स, पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम। अब पोएटिक डिवाइसेस ना, आपने फिगर ऑफ स्पीच देखा मेरा, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच देखा। अब इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, आप राइमिंग वर्ड ऐड कर सकते हो कि राइमिंग वर्ड है कि नहीं। अगर राइमिंग वर्ड है तो राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। आपको साथ ही साथ कौन सी लाइन अच्छी लगी वो भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीजें भी ऐड कर सकते हो। लेकिन आप ये किस लिए मैं बता रहा हूं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपका जो अप्रिसिएशन है थोड़ा सा क्या दिखना चाहिए, आपका लेंथी दिखना चाहिए, इस वजह से चीजें बता रहा हूं। लेकिन आप एग्जाम में जब दिख रहे हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है आपके इसमें क्या इंक्लूड होने ही चाहिए। ठीक है, अगर इंक्लूड नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है, समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।